पिछले 500 सालों के दौरान वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ज़्यादातर सरकारों, व्यापारिक घरानों, फाउंडेशनों और निजी दानदाताओं द्वारा अरबों डॉलर की आपूर्ति जारी रखने की तत्परता की बदौलत आधुनिक विज्ञान ने विस्मयकारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इन लाखों डॉलरों ने ब्रह्मांड की रूपरेखा तैयार करने, ग्रहों के मानचित्र तैयार करने और प्राणियों के साम्राज्य का कैटलॉग तैयार करने की दिशा में उससे कई गुना ज़्यादा काम किया है, जितना गैलीलियो गैलीली, क्रिस्टोफर कोलंबस और चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगर ये खास विलक्षण प्रतिष्ठें कभी पैदा ना हुई होती, तो इनकी अंतर्दृष्टियां शायद दूसरे लोगों के माध्यम से सामने आई होती, लेकिन अगर समुचित निधियां उपलब्ध नहीं रही होती, तो कोई विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा इसकी भरपाई ना कर सकी होती। उदाहरण के लिए, अगर डार्विन कभी पैदा ना हुआ होता, तो आज हम विकासवाद के सिद्धांत का श्रेय अल्फ्रेड रसेल वालेस को देते, जो डार्विन से स्वतंत्र रूप में प्राकृतिक वर्ण के रास्ते विकास प्रक्रिया का विचार लेकर आया था। लेकिन अगर यूरोपीय शक्तियों ने सारी दुनिया में भौगोलिक, जीववैज्ञानिक और वनस्पतिशास्त्रीय अनुसंधानों में धन न लगाया होता, तो डार्विन या वालेस में से किसी को भी विकासवाद का सिद्धांत गढ़ने के लिए आवश्यक अनुभवपरक आंकड़े उपलब्ध न होते। पूरी संभावना है कि उन्होंने ऐसा सिद्धांत गढ़ने की कोशिश ही ना की होती। क्या वजह है कि सरकारों और व्यापारिक घरानों की तिजोरियों से ये अरबों डॉलर बहकर प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में पहुंचे? अकादमिक समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इतने भोले हैं कि वे शुद्ध विज्ञान में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि सरकार और व्यापारिक घराने उन्हें उनकी मनमर्जी के मुताबिक अनुसंधान करने के लिए निस्वार्थ भाव से पैसा देते हैं, लेकिन यह वैज्ञानिक फंडिंग की असल हकीकतों को शायद ही बयान करती हो। ज़्यादातर वैज्ञानिक अध्ययनों को निधि इसलिए उपलब्ध कराई जाती है क्योंकि किसी को यह विश्वास होता है कि ये अध्ययन किन्हीं राजनीतिक, आर्थिक या मजहबी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 16वीं सदी में सम्राटों और बैंकरों ने सारी दुनिया में भौगोलिक खोज अभियानों को धन मुहैया कराने के लिए अपार संसाधनों के रास्ते खोल दिए थे, लेकिन बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए वे एक पैसा भी नहीं देते थे। ऐसा इसलिए था कि सम्राटों और बैंकरों का अनुमान था कि नए भौगोलिक ज्ञान की खोज उन्हें नए मुल्कों को जीतने और व्यापारिक साम्राज्य खड़े करने में सक्षम बनाएगी, जबकि बाल मनोविज्ञान को समझने में उन्हें कोई लाभ दिखाई नहीं देता था। 1940 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की सरकारों ने जलमग्न पुरातत्व अंडरवाटर आर्कियोलॉजी के बजाय परमाणु भौतिकी के अध्ययन के लिए विपुल संसाधनों के रास्ते खोल दिए थे। उनका अनुमान था कि परमाणु भौतिकी का अध्ययन उन्हें परमाणु हथियार विकसित करने में सक्षम बनाएगा, जबकि जलमग्न पुरातत्व से युद्ध जीतने में मदद मिलने की कोई संभावना नहीं थी। वैज्ञानिक खुद उन राजनीतिक, आर्थिक और मजहबी स्वार्थों के प्रति सजग नहीं होते जो पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। ज़्यादातर वैज्ञानिक तो दरअसल विशुद्ध बौद्धिक जिज्ञासा के कारण काम करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वैज्ञानिक कार्यसूची को वैज्ञानिक तय करते हों।